ठीक है, क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे। देखिए क्वेश्चंस, अगर एन आपको दिया हुआ था कि NH4 होल 3SO4, इसका एक सैंपल आपको दिया गया, एक क्लास थर्ड है, ठीक है, NH4 होल 3SO4, इसका एक सैंपल दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि कंटेन 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये एक सैंपल आपको दिया गया, सपोज एक कंपाउंड है जो आपको ग्लास में दिया गया, डेट ए कंपाउंड क्या है जी, NH4 होल 3SO4, ठीक है, NH4 होल 3SO4, ठीक है। यही कम NH4 होल 3, सॉरी PO4 है, मैंने SO4 लिखा भाई, मैं भी सोच रहा हूँ कि कैसे PO4, दिस इज क्या है, दिस इज PO4, NH4 होल 3 PO4। इसमें बोलता है 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। क्वेश्चन में दिया 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन, द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम फाइंड आउट करना है। इस सैंपल में कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप जानते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि मोल किस में रिलेशन चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम डिवाइडेड बाय मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना जी, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम डिवाइडेड बाय मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू, ऑक्सीजन का कितना है एटम है क्वेश्चन में, देखिए 4 डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन का कितना है, NH4 होल 3, यानी 4 इंटू 12 है, 4/12 लिख सकते, इसको समझिए। अदरवाइज एक क्वेश्चंस बनाने में आपको बहुत दिक्कत होगा अगर आप इस मेथड से नहीं बनाएंगे ना, कि अगर आपको सैंपल दिया हो NH4 होल 3 PO4, बहुत सारा क्वेश्चंस बन जाएगा इस ट्रिक से। अब इसमें दिया हो कि 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम डिवाइडेड बाई मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का एटम कितना है जी 4, PO4 4, और हाइड्रोजन कितना है 4 इंटू 12, ठीक है। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम आपको फाइंड आउट करना है, और हाइड्रोजन एटम दिया हुआ कितना 6, तो कितना होगा x बाई x इक्वल टू क्या होगा 6 इंटू 4/12, 6 इंटू 12, यानी मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएगा 2। आंसर कितना है आपका, आंसर 2 है। ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जो बन जाएगा, ठीक है। अब ये मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि मोल को हम वॉल्यूम के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम आप समझ, जो भी गैसेज रहेगा, गैस का क्या होता है, वॉल्यूम होता है, हम वेट में नहीं लेते, हम वॉल्यूम के टर्म में लेते हैं। तो एवोगाड्रो लॉ क्या बोलता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज, मान लीजिए कि आपने 2-3 गैस लिया, 3 गैस 4 गैस जो भी लिया, एक आपका O2 है, एक आपका N2 है, एक आपका CO2 है, एक आपका CO है, मान लीजिए गैस ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज, वॉल्यूम सबका सेम है, इसका भी वॉल्यूम भी है, इसका भी वॉल्यूम भी है, सबका वॉल्यूम भी है, यानी सिलेंडर एक जैसा ही सिलेंडर। घर में जो खाना बनता है ना, सपोज मान लीजिए आपका जो घर में जो सिलेंडर है जिसमें हम आपका घर में खाना बनता है, तो सब मान लीजिए वैसा ही सिलेंडर है, वॉल्यूम सबका सेम है, ठीक है। और सेम कंडीशन में रखा हुआ, आपके घर में जो किचन में रखा हुआ, वहाँ भी टेम्परेचर क्या है, जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर है, और प्रेशर क्या है 1 atm। तो यही टेम्परेचर में 5 सिलेंडर आपके घर में रखा हुआ, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट गैसेज भरा हुआ है, ठीक है। यानी टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, सबके लिए टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, सिमिलर है, यानी कांस्टेंट है, सेम। तो एक क्या होगा, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करेगा। मॉलिक्यूल कितना कंटेन करेगा जी, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करेगा। मान लीजिए ये NO2 है, इसका मॉलिक्यूल ए कंटेन कर रहा है NN2, एक कंटेन करता है NCO2, एन कंटेन एक कर रहा है NCO, तो ये सब क्या होगा, सब सेम होगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है सिलेंडर का, तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा डिफरेंट गैस का, वो क्या होगा, सेम होगा, यानी NO2 इज इक्वल टू होगा NN2 इज इक्वल टू NCO2 इज इक्वल टू NCO, ठीक है। मोलर वॉल्यूम क्या होता है समझिए, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का 1 मोल लेके आइए, किसी भी गैसेस का 1 मोल लेके आइए, तो जो भी वॉल्यूम कंटेन करेगा, दिस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड VM। अगर किसी गैस का 1 मोल, मान लीजिए ऑक्सीजन का 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी वो क्या होगा, उसका मोलर वॉल्यूम होगा। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना वॉल्यूम कंटेन करेगा, दैट इज मोलर वॉल्यूम होगा। 1 मोल ऑफ CO2 कितना वॉल्यूम कंटेन करेगा, दैट इज मोलर वॉल्यूम। 1 मोल ऑफ CO जितना वॉल्यूम कंटेन करेगा, दिस इज मोलर वॉल्यूम, ठीक है। अब जब गैसेस का बात करते हैं ना, 2 टर्म हम लोग डिस्कस करते हैं, STP और NTP। तो STP और NTP के बारे में मैंने दे दिया है
क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में क्या होगा, प्रेशर नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में क्या होगा, प्रेशर आपका 180 हर्ट्ज दोनों में रहेगा, ठीक है। सिम टेम्प अगर एनटी करते हैं तो हम लोग अप्रोक्स 25 डिग्री सेल्सियस का बात करते हैं टेम्परेचर, और एसटीपी पे बात करते हैं तो अप्रोक्स 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273.15 केल्विन का बात करते हैं। प्रेशर दोनों में सेम होता है, ठीक है, दोनों सेम ही है, एनटीपी या एसटीपी दोनों सेम ही, ठीक है। तो एसटीपी या एनटीपी पर जब बात करेंगे तो मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, एक मोल किसी भी गैसेस का 1 मोल कितना लीटर कंटेन करता है जी उस गैस का, 22.4 लीटर। मैं बोलूं कि एट एसटीपी या एनटीपी, जो भी एसटीपी या एनटीपी, 1 मोल ऑफ O2 कितना कंटेन करेगा, दैट इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम। मैं क्या बोलूंगा कि 1 मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या होगा, मोलर वॉल्यूम। ये मोलर वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या होगा, 22.4। अगर लीटर में लिखेंगे तो 22.4, डेसीमीटर क्यूब में लिखेंगे तो 22.4 लीटर, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। एमएल में लिखेंगे तो 22,400, और सेंटीमीटर में भी 22,400। तो ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चंस में यूनिट बदल के देता है। ऐसे लिखे 1 मोल ऑफ N2 इज इक्वल टू क्या होगा, मोलर वॉल्यूम ऑफ N2 इज इक्वल टू क्या होगा, 22.4 लीटर। 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या होगा, मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 22.4 लीटर कंटेन करेगा। 1 मोल ऑफ CO इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम ऑफ CO इज इक्वल टू 22.4 लीटर कंटेन करेगा, ठीक है। सेम मोल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्वेश्चन में अगर वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है तो 22.4 से डिवाइड कर दीजिए, मोल ऑफ गैस निकल जाएगा। अगर मिलीलीटर में दिया हुआ तो 22,400 से डिवाइड कर लीजिए। मोल ऑफ गैस निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इन सिमिलर कंडीशन आप दे सकते हैं। आर का वैल्यू, देखिए आर का वैल्यू 8.212 यूज करेंगे जब एटीएम मोल केल्विन, इस लीटर भी यहाँ आता है ना, ये लगता है सही से नहीं दिया है, लीटर एटम नहीं है, दिस इज एटीएम है। यानी प्रेशर अगर दिया हुआ एटीएम में प्रेशर है, वॉल्यूम लीटर में है, तो एटीएम लीटर एटीएम मोल पर केल्विन है, तो आर का वैल्यू 0.0821 यूज करना है। अगर आर का वैल्यू अगर आपको दिया हुआ है 8.31 के, अगर आपको इसको जूल में, एक बार मैं करेक्ट कर दूंगा, एक गलत लिखा हुआ है, जूल में दिया रहेगा। अगर कहीं क्वेश्चन मान लीजिए जूल के टर्म में है, यूनिट जूल में है, तो 8.314 यूज करते हैं। कैलोरी में है तो 2 कैलोरी यूज करते हैं, 2 यूज करते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में क्या होता है, प्रेशर का बहुत सारा यूनिट दिया रहता है, आपको जानना जरूरी है कि 1 एटीएम इज इक्वल टू होता है 760 सेंटीमीटर ऑफ Hg, इज इक्वल टू क्या होता है, 760 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 760 टॉर इज इक्वल टू 1 × 10⁵ न्यूटन मीटर पर, दिस इज कॉल्ड पास्कल। ये 9% है, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵। ये सब यूनिट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में दिया रहता है, आपको चेंज करने आना चाहिए। अब यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑन देयर रिलेशन, वॉल्यूम का भी रिलेशन क्वेश्चन में दिया रहता है। 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, 1000 ml होता है, 1 ml 1 सेंटीमीटर 1 cc होता है। ये आपको जानना जरूरी है, इसका भी रिलेशन, तभी जाके आप क्वेश्चंस वगैरह में आप जानते हैं, बट यूनिट ही चेंज करना नहीं जानेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आइडल, डेंसिटी ऑफ आइडल गैस। आइडल गैस होता क्या जी, पीवी इक्वल टू एनआरटी आप जानते हैं, जहाँ एन क्या है, मोल ऑफ गैस, दैट इज मोल ऑफ गैस। मोल ऑफ गैस क्या होगा, वेट बाई मॉलिकुलर मास। तो आप इसको देखिए, पीवी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेट बाई मॉलिकुलर मास इंटू आर इंटू टी। तो इसको लिख सकते हैं पीएम इक्वल टू, पीएम इधर लिख देता हूँ, डब्ल्यू बाई वी इंटू आर टी लिख सकते हैं। ये डब्ल्यू बाई वी क्या है, वेट बाई वॉल्यूम, वेट WEIGHT, वेट बाई वॉल्यूम। वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो यही लिखा हुआ है पीएम इक्वल टू DRT, ठीक है। मैंने जो डेंसिटी W/V को डेंसिटी लिखा है, पीएम इक्वल टू DRT। आप इसको अगर डेंसिटी इक्वल टू लिखेंगे तो क्या होगा, PM बाई D इक्वल टू PM बाई RT। देखिए PM इक्वल टू DRT फॉर आइडल गैस लिख सकते हैं। M क्या है यहाँ पे, जो मैंने M जो लिया है ये क्या है, मॉलिकुलर मास ऑफ डेट गैसेज। M क्या है, मॉलिकुलर मास ऑफ डेट गैस, जिस गैस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर PM इक्वल टू DRT है तो यहाँ पर देखिए P क्या होता है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में अगर 2-3 गैसेज रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए आपका घर, जो आपका घर में सिलेंडर है खाना बनाने का, जो किचन में मम्मी यूज करती है, वैसा ही 5 सिलेंडर रखा हुआ जिसमें O2 भी है। मान लीजिए एक सिलेंडर है उसमें O2 रखा हुआ है, दूसरा सिलेंडर है N2 रखा हुआ है, तीसरा में CO2 रखा हुआ है, ठीक है।
तो अभी इसमें अगर इसको अगर सेम कंडीशन में रखा हुआ है तो पीएम इक्वल टू डीआरटी जो फॉर्मूला है, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है आपका। आरसी मुखर्जी का मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे होता है जो बन जाएगा। पीएम इक्वल टू डीआरटी, बट इसको अच्छे से समझिए, इस रिलेशन को समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं रट के जाने से नहीं बनेगा, समझ लीजिए। पीएम इक्वल टू डीआरटी में पी क्या है, कांस्टेंट है आपका, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, तो एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, डी। एम क्या है जी, व्हाट इज एम, एम है मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट्स गैसेज, और डी क्या है उसका डेंसिटी, यानी एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी है। यानी अगर एम बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। यानी अगर दो गैसेस का बात करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, MO2 बाई DO2, ठीक है, लिख सकते हैं ना। DO2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं एम, इसका डेंसिटी DO2 बाई डी, सॉरी, इसको अगर हम ये दोनों पैरेलल है तो लिख सकते हैं ना D1 बाई D2। अगर मान लीजिए दो गैस का बात कर रहे हैं O2 और N2 का, बहुत सारे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या कि ये मिक्सचर बना देता है। अब देखिएगा उस क्वेश्चन जब आरसी मुखर्जी का देखेंगे तो O2 तो D1, ये फर्स्ट गैस के बारे में मान लीजिए, ये फर्स्ट गैस है, सेकेंड गैस है, तो DO2 बाई DN2 इक्वल टू M1 बाई M2 लिख सकते हैं ना। ये दोनों अगर सेम है तो M1 बाई M2 इक्वल टू D1 बाई D2 लिख सकते हैं। या अगर आप दोनों को M बाई D अगर करने जाएंगे तो फिर आपका वैसे भी लिख सकते हैं। तो सिंपल आप ऐसे ही लिखिए, इसको याद भी रखिए यही, M1 बाई M2 इक्वल टू क्या लिखिए, D1 बाई D2। यानी M1 क्या है, मान लीजिए ऑक्सीजन है तो M ऑफ O2 मॉलिकुलर मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाई molecular mass of N2 is equal to D of ऑक्सीजन, डेंसिटी ऑफ D ऑफ नाइट्रोजन। इस टाइप से याद रखिए। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन है और CO2 है तो M ऑफ O2 डिवाइडेड बाई M ऑफ CO2 D ऑफ O2 D ऑफ CO2 लिख के आप इसमें दो दिया रहेगा, एक आपको फाइंड आउट करना होगा, बाकी और कुछ निकालना होगा। तो इस एक क्वेश्चन को बनाने के लिए इससे बहुत सारा आरसी मुखर्जी का क्वेश्चंस बन जाएगा। पहले इसको समझ लीजिए, आपका आरसी मुखर्जी का मैक्सिमम क्वेश्चन D1 बाई D2 M1 बाई M2 से बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेपर डेंसिटी। ये फॉर्मूला है, वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला यूज होगा 1/2 इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस। ये क्या है, एक रेशियो है। वेपर डेंसिटी अगर किसी सब्सटेंस का निकालना है तो आपको क्या करना है, उसका हाइड्रोजन का डेंसिटी से भाग दे देना है, ठीक है। तो उसका वेपर डेंसिटी इक्वल टू 1/2 क्या होता है, VD इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। याद रखिए, इससे ज़्यादा और कुछ उसको याद रखना की जरूरत नहीं है। परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए आप पढ़ेंगे 11th में, काफ़ी इससे क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चन आपको बनेगा। 11th में एक अलग मेथड होता है, आपको इससे भाग दो उससे भाग दो ये बनाने का। मैं उसका एक सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ कैसे बन जाएगा। परसेंट, मान लीजिए आपके पास AXBY कोई कंपाउंड दिया हुआ है, डेट इज AX एक कंपाउंड दिया हुआ है AXBY। इसमें आपको निकालना है कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट A क्या होगा, ठीक है। ए का परसेंटेज निकालना है। AXBY आपको दिया हुआ है, आपको AXBY दिया हुआ तो इसका मान लीजिए AXBY NaCl हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, CaCO3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब उसमें पूछा कि एटम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट ए बताइए क्या होगा। तो आपको जिसका एलिमेंट पूछेगा वो कितना नंबर है उसमें, मान लीजिए इसमें क्या है X नंबर है, इंटू एटॉमिक वेट ऑफ एक आपको मालूम होगा कितना है, एटॉमिक वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ AXBY, जो कंपाउंड है उसका मॉलिकुलर वेट इंटू 100 कर दीजिए, जो आएगा वही परसेंटेज ऑफ एलिमेंट ए होगा। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बी आपको निकालना है तो y कर दीजिए, कितना y है, ठीक है। उसमें एटॉमिक वेट, जैसे मान लीजिए H2SO4 में बता देता हूँ, H2SO4 में दिया है, उस इसका दिया हुआ है आपका 1 मोल या 0.5 मोल, 0.5 मोल। पूछता है कि आपको पता है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है, परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू क्या होगा जी, हाइड्रोजन का एटम कितना है 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा बताइए बताइए कितना होगा, नहीं एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन, अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन, अगर आप इसका पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन क्या है, 1, सबसे ऊपर में आपका हाइड्रोजन ही है 1। उसमें प्रोटॉन 1, एटॉमिक वेट होता क्या है अगर आप देखेंगे ना, तो उसका P+N कितना होता है, दिस इज एटॉमिक वेट, ठीक है। तो 2 इंटू 1 डिवाइड एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई इसका मॉलिकुलर वेट XVY। मॉलिकुलर वेट आपको निकालना है किसका, H2SO4 का, ठीक है। H2SO4 का मॉलिकुलर वेट कितना होगा जी, 98 होता है ना, तो 2 यानी क्या होगा, 2/98, दिस इज 1/49, जितना आएगा उतना परसेंट ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। इसका जरूरत भी नहीं है आपको कितना मोल दिया हुआ है। परसेंटेज ऑफ सल्फर अगर निकालना है तो सल्फर का आइटम कितना है, 1 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर कितना होता है, 32 डिवाइडेड बाई H2SO4 का कितना होगा, 98, यानी 32/98 इंटू 100, 2/98 इंटू 100, 100 ऑफ परसेंटेज के लिए दिया हुआ है। फिर आपका परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ये बहुत सिंपल होगा, 4 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 16 डिवाइडेड बाई 98 एज इंटू 100, इस एज जितना होगा वो उसका क्या होगा, परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट निकल जाएगा। ये बहुत सिंपल मेथड है इसको फाइंड आउट करने के लिए। सेकंड क्या है, मॉलिकुलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, बहुत सारा। जो मॉलिकुलर फार्मूला तो ना एक्चुअल नंबर ऑफ एटम होता है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है C2H4, इनमें एक्चुअल जैसे मॉलिकुलर फार्मूला C2H6, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे CH2, ठीक है। एक्चुअल नंबर इसमें क्या होता है, सिंपल रेशियो ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो मॉलिकुलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इंटू X होता है, ठीक है। एक है ये चैप्टर में इतना ही थ्योरी, ये मूल कंसेप्ट का मैं बता रहा हूँ। ये चैप्टर अपने साथ में 4-5 चैप्टर चलता है। इसके बाद आपको पढ़ना होगा इक्विवेलेंट वेट, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ना होगा। उसके बाद आपको रिडॉक्स टाइट्रेशन, स्टैचोमेट्री वगैरह पढ़ना होगा। तो ये चैप्टर एक काफ़ी वास्ट चैप्टर है। मूल कंसेप्ट का थ्योरी मैंने इसमें क्लियर कर दिया, ठीक है। ओके, थैंक यू।